चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम इफ यू सी हम लोगों ने जो बात की थी दैट वाज अबाउट रेजोनेंस, है ना। कुछ लोगों ने बोला था सर एक बार फिर से रेजोनेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस, याद करो मैंने कार्बोनेट आयन का एक एग्जांपल दिया था और बोला था उसमें कार्बन अगर एक ऑक्सीजन एटम के साथ पाई बना सकता है तो इट कैन फॉर्म द पाई बॉन्ड विद द अदर टू ऑक्सीजन आल्सो। सो नाउ ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट पाई ओवरलैप। ओके, कभी इधर से कर सकता है या इधर से या इधर से, तो उसके पास तीन चॉइसेस थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग बोलते हैं कि जो रियल स्ट्रक्चर है उसमें दैट पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और दोज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग डीलोकलाइज्ड। ओके, डीलोकलाइज्ड होने का मतलब है उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी विल बी फाउंड टू बी इन बिटवीन ऑल द फोर एटम्स इन द कार्बोनेट मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे? इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. अब जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें एक दो कंडीशंस जरूरी थे। वो ये था कि एटम्स का पोजीशन चेंज नहीं होता था, सिग्मा बॉन्ड्स के पोजीशन नहीं चेंज होते थे। दैट मीन्स जो बेसिक स्केलेटन था मॉलिक्यूल का वो सेम रहता है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ डीलोकलाइज्ड होता है। क्लियर है पॉइंट? Yes. Can you Now, repeat? Yes, what sir. I'm saying, in the molecule which is undergoing resonance, only pi bond is getting delocalized or pi electrons are getting delocalized, but the position of sigma bond or the position of atoms are not changed, है ना? Okay, Yes sir. चलो। तो नाउ ये सब जो कहानियां हम लोगों ने पढ़ी थी उसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो इफ आई आस्क यू, यही काम दूसरे मॉलिक्यूल्स में करना है, जस्ट सी इट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेजोनेंस को ही कंटिन्यू करेंगे और इस रेजोनेंस में विल सी सम मोर एग्जांपल्स। ओके, सो अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। Sir, हाँ जी, sir, in two resonating structures, how do we understand which is more stable? इट विल बी टॉट टू यू इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो उसके लिए वेट कर लो क्योंकि उसमें चले जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, Okay, sir. we don't have that much time and this time it will not be asked to you. Okay, for this chapter it will not be asked to you, but later on you will be taught this. Okay, तो वहां पर डिटेल में, चूंकि मैंने बताया ना रेजोनेंस के 3-4 लेक्चर लेते हैं वहां पे, तो वहां पर सारे पॉइंट्स बताते हैं कि हाउ टू कंपेयर दिस स्टेबिलिटी। तो वो सब चीजों को कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। तो इस चैप्टर में उस टाइम को अलॉट नहीं किया जाता है। दैट इज कवर्ड इन द चैप्टर जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन। ओके, तो वहां पर हम लोग डेफिनेटली उसको देखेंगे। ठीक है, सर एक बार बॉन्ड ऑर्डर का बता सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बोला था? बॉन्ड ऑर्डर सिंपली मींस, जब तक हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू गिवन एटम्स। ओके, तो दोनों एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वी से बॉन्ड ऑर्डर इज 1। इफ देयर इज डबल बॉन्ड वी से बॉन्ड ऑर्डर इज 2। इफ वी से देयर इज ट्रिपल बॉन्ड सो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। दैट्स वन पॉइंट। सो बिटवीन टू एटम्स जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. नाउ व्हेन आई एम सेइंग बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है या कम होता है, तो जैसे बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन पूछ लिया जाए, कहीं सिंगल बॉन्ड रहे, कहीं डबल बॉन्ड रहे और कहीं ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, सिंगल बॉन्ड का सबसे कम। वैसे ही बॉन्ड लेंथ की बात पूछी जाए, ये सब हम लोग करेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम लोग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन सब की बात करने वाले हैं। सो अगर बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू गिवन एटम, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड विल हैव मोर लेंथ देन द ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विल हैव इवन मोर लेंथ देन द डबल बॉन्ड। ठीक है, सो दैट इज द वे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बॉन्ड पैरामीटर। ये आगे आएगा। अभी के लिए जो मैंने बोला, इफ यू वांट टू नो द बॉन्ड ऑर्डर, यू हैव टू सी इज इट अ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। If resonance is going on, then you have to see कि how many canonical structures are there, और उसमें between those two given atoms कितने bonds total बनते हैं, divided by the number of canonical structure करके we can get the bond order. Clear है point? उसी चीज को यहाँ भी देखेंगे हम लोग आगे भी। एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी हम लोगों ने कार्बोनेट आयन कवर कर लिया है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज ओजोन, दैट इज O3।
नाउ इफ यू डू द कैलकुलेशन फॉर ओजोन, देखो क्या क्या कैलकुलेशन होगा। n का वैल्यू 6 into 3 दैट इज 18। तो स्टेरिक नंबर अगर निकालना चाहोगे तो स्टेरिक नंबर विल बी 8 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स प्लस रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम। तो स्टेरिक नंबर इज 3, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। ठीक है, और अगर स्टेरिक नंबर 3 है, एक ऑक्सीजन को सेंट्रल मानो तो दो सराउंडिंग हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स आर 2। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन विल बी 3 minus 2 that is 1। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जो सेंट्रल है उस पे एक लोन पेयर होगा और दो ऑक्सीजन उसके अराउंड है। अब जैसा मैंने बताया इस पे देखो नेट कोई चार्ज नहीं है, बट इफ यू पुट डबल बॉन्ड हेयर, यहाँ पर दो और बॉन्ड नहीं रख सकते क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इसके ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। So that's why you have to put a single bond. Now while completing the octet, there will be 3 lone pair here and there are going to be 2 lone pair here. Now if you see, अगर यहाँ पे मैं फॉर्मल चार्ज की बात करूं तो यहाँ का फॉर्मल चार्ज जो आएगा FC लिख रहा हूँ, that will be 0 है ना, 6 minus 6 आ जाएगा। Is it okay? 1 2 3 4 5 6, तो 6 minus 6 is 0। तो पूरा लिख देता हूँ 6 minus 6 is 0। अगर इसका फॉर्मल चार्ज हम लोग देखें तो इसमें 6 माइनस, अभी इसके पास 1 2 3 4 5 ही दिख रहा है, दैट मींस इट इज +1। और इसका अगर फॉर्मल चार्ज देखोगे तो दैट इज 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट इज -1। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लस दे देते हैं और यहाँ पे एक माइनस दे देते हैं। That is one of the canonical structure, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा पाई बॉन्ड इधर बना है, you can have your own choice कि पाई बॉन्ड दूसरे साइड में भी तो बन सकता है। ओके, कौन सा लोन पेयर वाला पूछा है, ये वाला? Yes, sir. हाँ, sir. हाँ, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, है ना। Yes, sir. हाँ. नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर इज 3, सराउंडिंग एटम, अगर एक ऑक्सीजन को सेंट्रल लिया तो बचे हुए दो ऑक्सीजन एटम्स आर सराउंडिंग एटम्स, है ना। हाँ, yes, sir. That's why 3 minus 2 is 1. Okay. Okay. Now, Sir, आप स्ट्रक्चर एक बार बताएंगे? और उसके बाद sp2 आया, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के अराउंड जो एक लोन पेयर है और दो जो सराउंडिंग एटम है, दे विल बी इन ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, है ना। हाँ, यस सर। तो वो भी लिख दिया हम लोगों ने। अब उसमें लोन पेयर इस पे डाल दिया है। ऑक्सीजन जनरली या तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में आता है या फिर सिंगल बॉन्ड पे O- के फॉर्म में आता है, ये सीखा था हम लोगों ने, है ना। हाँ सर। सो अगर मैंने डबल बॉन्ड दिया है तो यहाँ दो लोन पेयर रहेंगे, सिंगल बॉन्ड दिया, अच्छा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर इधर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक और बॉन्ड पेयर आएगा। ओके सर एक बार वापस एक लास्ट पॉइंट बताएंगे? ऑक्सीजन के पास इट इज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, इसके पास 4 ही वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स है ना, तो हाँ इसके सर। पास ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अराउंड हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ। एक पेयर ऑलरेडी है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर ऑलरेडी है, तो चौथा एक ही रहेगा। यस सर। हाँ। दैट्स व्हाई यहाँ पे दो और यहाँ पे एक लिखा है, बट इसकी बेसिस पर जब हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, हाँ सर। यस। लेकिन किसी ने कहा कि मैंने इधर डबल बॉन्ड बनाया है, किसी की चॉइस हो सकती है इधर भी तो आ सकता है ना, एंड दैट्स व्हाई इट विल अंडरगो रेजोनेंस। तो इसका जब रेजोनेंस होगा तो हम लोग बोलेंगे दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें इस बार वो इधर और इधर डबल बॉन्ड हो सकता है ना, तो व्हिच मींस इधर 3 लोन पेयर और इधर 2 लोन पेयर होंगे, एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये दोनों जो है these are the canonical structures and the actual structure will be its resonance hybrid which will have contribution from both। अब दोनों में देखो बहुत फर्क नहीं दिख रहा है, मतलब पाई की पोजीशन सिर्फ डिफरेंट हुए, बाकी अदरवाइज स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सेइंग कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होगा, तो दीज आर जस्ट द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा दैट विल बी
ऑक्सीजन सेंट्रल एटम पे लोन पेयर तो रहेगा। अब यहाँ जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल बी लाइक ऐसा, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि ओओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहे किसी भी ओओ बॉन्ड का, तो यहाँ पर इस बॉन्ड का देखेंगे, यहाँ डबल या सिंगल, एवरेज कितना हो गया 2+1/2 ना, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5. बॉन्ड विल बी 3/2 और 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर of any OO bond in O3 will be 2+1/2, that is 1.5. Okay, नोट कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर रेजोनेंस हाइब्रिड में लोन पेयर दिखाना नेसेसरी नहीं है ना? लोन पेयर हम लोग दिखाएंगे तो देखो क्या गड़बड़ क्या होगी कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे फिर? ठीक है, तो सेंट्रल एटम पे डेफिनेटली दिखाएंगे, लेकिन इन पे दिखाने की जरूरत नहीं है। देयर आर नेट टोटल लोन पेयर जो है वो 2 यहाँ, 3 यहाँ और 1 यहाँ पर, टोटल 6 लोन पेयर दैट वी कैन। ओके, The lone pair wala point, can you please repeat it? what I'm saying, if you are having this canonical structure, we are saying there are 2 lone pairs here, 3 lone pairs here, है ना? Here we are saying 3 lone pairs here, 2 lone pairs here. But when you are talking about resonance hybrid, किसी एक particular के lone pair की बात नहीं कर सकते हैं, because electron pair are involved in the formation of pi bond, है ना? Yes sir. Okay, so यहाँ we will not talk about the lone pair on these two atoms. We can talk about the lone pair in one of the canonical structure, that one oxygen is having 2 lone pair, another is having 3 lone pair. Okay, Okay. नोट कर जाओ, कहीं भी डाउट रहे पूछते चले जाओगे। सर हाँ जी, रेजोनेंस हाइब्रिड में फॉर्मल चार्ज भी नहीं दिखाना है? रेजोनेंस हाइब्रिड में फॉर्मल चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि नेट चार्ज ऐसे भी नहीं है ना, देयर इज नो नेट चार्ज। ओके सर। सो अगर दिखाओगे भी तो ऐसा दिखा सकते हो, इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डेल्टा माइनस ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब -12 जैसा बोल सकते हैं ना। फॉर्मल चार्ज देखोगे तो इसका एवरेज 0 एंड -1, तो -12 अगर पूछे भी तो वी कैन राइट डेल्टा माइनस और -12, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल्टा माइनस और -12 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पे प्लस है। ओके, सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम में? देखो अब क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर का इफेक्ट आता है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, उससे आ सकता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली लोन पेयर्स की बात हो सकती है, या फिर देयर इज जस्ट वन टाइप ऑफ ओ बॉन्ड व्हिच विल हैव बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये पूछा जा सकता है ना, कि O3 में यू कैन नॉट हैव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, देयर आर बॉन्ड्स व्हिच हैव बॉन्ड ऑर्डर 1.5, है ना, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ भी आएगा या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आएगा वो सिंगल और डबल के बीच में। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट? कैन यू रिपीट जो अभी आप बोले? क्या क्या अभी आप जो बताया आपने वो क्या रिपीट कर सकते हो? किसी ने पूछा क्वेश्चन में क्या क्या आ सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आएगा, जब भी आएगा तो वो किसी के साथ कंपैरिजन आएगा कि ओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ, या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, दैट यू नीड टू नो, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 1.5 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा और 2 से कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी 1 वाले से ज्यादा और 2 वाले से कम, दैट्स वन थिंग। बॉन्ड लेंथ जो है वो 1 वाले से कम और 2 वाले से ज्यादा। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन करेंगे आगे, है ना, अभी तो बेसिक समझ ना। किसी ने पूछा कि यहाँ पर एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड क्यों है? इट इज अ चॉइस कि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहे, है ना, तो उसमें एक जगह उसको डबल बॉन्ड बनाने की फैसिलिटी है, बट ऐसा करने के बाद इस तरफ वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, दैट्स व्हाई इट इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट। ओके, ओके सर, थैंक यू। ऑक्सीजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, ये किसी ने पूछा, बताओ कैसे बना सकता है वो 3 बॉन्ड? नॉर्मली वो 2 बनाता है ना। हाँ, सो इफ यू सी ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2
2s2 2p4. That means you are having this thing and तो हम लोग बोलते हैं कि ये हाइब्रिडाइज होने के बाद दो ऑर्बिटल में दो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स व्हिच इज द जनरल केस, बट इफ द थर्ड लोन पेयर इज आल्सो स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग इट कैन फॉर्म थ्री बॉन्ड्स, है ना? ओके, if only these two electrons which are unpaired are forming bonds, then it will be forming only two bonds. But in rare cases, if its lone pair is also participating in the bond formation, then it can form three bonds. But that is a rare case, है ना? सर वो 2s2 सर वाली यहाँ पेयर नहीं पे हम है? ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड्स कंसिडर करते हैं या 2? कहाँ पे? इस क्वेश्चन में O3 इस क्वेश्चन में सेंट्रल ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग थ्री बॉन्ड्स. ओके, टू सिग्मा एंड सर वन बट उसका तो लोन पेयर यहाँ पे सर बट लोन पेयर तो होने के बाद पार्टिसिपेट भी नहीं it कर रहा, is फिर भी having चेन कैसे? one electron pair in the form of pi bond. Pi delocalized है, but always No, sir, it is I was around this saying oxygen. कि है ना? सर आपने कहा ना कि अगर 3 बॉन्ड पेयर बनाने हैं तो उसके लोन पेयर को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो ये है that is included, another electron pair is not included, है ना? ये वाला तो ऐसे ही रह गया, लेकिन एक लोन पेयर को इसने यूज कर लिया इन द फॉर्मेशन ऑफ pi bond, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट. ओके सर. तो वो 2s2 वाली लोन पेयर कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में? तो 2s2 वाली लोन पेयर नहीं, अभी मैंने क्या बोला, अगर अनहाइब्रिडाइज्ड टेस्ट में देखें तो ऐसा है, लेकिन हाइब्रिडाइज होने के बाद इट विल हैव वन लोन पेयर एंड उसके बाद ये तीनों जो है उसमें से अगर ये यूज होता है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अगर ये यूज नहीं होता है तो ये सिंपली दो लोन पेयर के साथ आता है ना. जैसे इस सराउंडिंग एटम की बात करो तो यहाँ पर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पेयर, दो लोन पेयर रह गए, बाकी दो इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हुए, दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए, है ना? लेकिन अगर सेंट्रल एटम की बात करो तो उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है सर, आई एम आस्किंग कि वो 2s2 वाली जो लोन पेयर है वो कभी हाँ. पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी? नहीं, तो अब उसको 2s2 का नहीं कहेंगे ना. मैंने क्या बताया कि ये हाइब्रिडाइज हो चुका है, तो हाइब्रिडाइज होने के बाद हमारे पास एक लोन पेयर जो है दैट इज इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना? ठीक है, बचे हुए जो दो है उसमें से एक एक जो पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे दैट इज इन sp2 हाइब्रिड. वन इलेक्ट्रॉन जो है वो भी sp2 में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड में जा रहा है. ओके, दैट मीन्स द एक्सप्लेनेशन. हाँ, ये फॉर्मल चार्ज की बात मैंने की, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज 0 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ भी एवरेज ले लेते हैं. इफ दे आर हैविंग इक्वल कंट्रीब्यूशन, दे आर हैविंग इक्वल कंट्रीब्यूशन, तो वो यहाँ पर अगर पूछ भी दे फॉर्मल चार्ज वी से -1, यहाँ पर भी पूछते -1 0, दोनों का एवरेज -1. ओके, तो डेल्टा माइनस लिखने का मतलब इट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो 0 और -1 के बीच में. ठीक है सर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बना सकता है बॉन्ड्स, और जो तीसरा बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा ना. अब देखो, तुमने बोला ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बना सकता है, दैट सेंटेंस विल बी रॉन्ग. ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है. if it is forming 3 bonds, one of them will definitely be a coordinate. ऐसा. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. चलो आगे बढ़े. बट सर, हाँ, 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑक्सीजन कभी नहीं बनाएगा, राइट? 3 से ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि 3 से ज्यादा बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को भी यूज करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सर एक बार -1/2 का आप बताएंगे? -1/2 क्या बोला? यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना है? 0 है ना? हाँ सर. और यहाँ पे कितना उसी ऑक्सीजन पे? -1. -1. एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? 0 + -1/2, -1/2. हाँ. -1, है ना? ओके. किसी भी हाँ. ऑक्सीजन के लिए ये काम कर लो. इसके लिए किया तो 0 + -1/2, इसके लिए किया तो -1 + 0/2, और इसके लिए किया तो +1 + 1/2, so that is giving you +1, है ना? हाँ सर. ओके. थैंक यू. Sir, so Anji. this formal charge is the real charge on that.
अगेन जब रियल चार्ज की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज होना चाहिए, यहाँ पर कोई रियल चार्ज है ही नहीं, है ना। Sometimes formal charge is also a real charge, sometimes it is present due to the presence of the coordinate bond, है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू। फॉर्मल चार्ज के दो तरीके होते हैं, एक अगर रियल चार्ज है तो दैट विल आल्सो अपीयर एज द फॉर्मल चार्ज, बट समटाइम्स इफ देयर इज नो charge on the overall molecule, still if it is appearing, that gives you a hint कि there is a coordinate bond form. Okay. Sir, so real charge is the charge present overall on the whole molecule. हाँ. Okay sir. चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल। हाँ सर, मॉड्यूल में पी पाई डी पाई और डी पाई पी पाई के क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं। नहीं, अभी मैं बताऊंगा तो करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे, एक पूरा सेक्शन बताऊंगा कि हाउ टू गेट द नंबर ऑफ पी पाई एंड नंबर ऑफ पी पाई डी पाई, कहाँ कौन से बॉन्ड है वो बताऊंगा मैं। ओके, ओके सर। तीसरे एग्जांपल पे जाते हैं। तीसरा एग्जांपल है बेंजीन। फॉर्मूला है C6H6। नाउ अगेन डिटेल्ड डिस्कशन अगेन तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जीओसी में जाओगे तो वहां पर हम लोग का डिटेल डिस्कशन होता है अबाउट बेंजीन, बिकॉज इसमें रेजोनेंस में भी एक पर्टिकुलर केस है कि इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो वो कहानी बाद में की जाएगी, पूरा एरोमेटिसिटी पढ़ाया जाता है, अलग से एक सेक्शन है, ठीक है। तो अगेन डिटेल डिस्कशन वहां पे होगा। यहाँ पर मैं सिंपली एक सिर्फ सेक्शन यूज कर रहा हूँ। आई विल बी जस्ट गिविंग यू टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर मोस्ट स्टेबल, उनकी सिर्फ बात मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ भी एक बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेकर साइंटिस्ट वेयर वेरी मच कंसर्न कि ये स्ट्रक्चर क्या है जिसमें एक्सेप्शनली लो हाइड्रोजन है ना। नॉर्मली क्या होता है, डबल से दो ज्यादा, डबल से दो कम, इतना रहता है। इसमें एक्सेप्शनली लो हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड दैट्स व्हाई दे वर लुकिंग फॉर द स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए थे हिस्टोरिकली। नाउ इसके बारे में देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड केकुले। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी उनकी। ही वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, बेड पे पड़े पड़े वो सोचते थे कि क्या हो सकता है, जितना भी रिसर्च करना है, रीडिंग स्टडी वगैरह सब बेड पे ही करते थे। तो ही क्लेम्ड दिस स्टोरी, अगेन ट्रू है फॉल्स है पता नहीं। नाउ ही क्लेम्ड दिस स्टोरी कि एक दिन वो ही वाज जस्ट लाइंग ऑन द बेड और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जरा सी आंख लगी और उन्होंने एक सपना देखा। तो उन्होंने ये सपना देखा कि एक सांप जो है उनकी छाती पे कुंडली मार के सब लेटा, ठीक है। दैट वाज हिज डे ड्रीम। उसके बाद अचानक से उनकी नींद खुल गई। ही वाज ऑलरेडी रिसर्चिंग फॉर द बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो सम पीपल हैव डिराइव्ड कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। दिस वाज द स्ट्रक्चर। फिर केकुले वाज एक्सप्रेसिंग कि ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो उन्होंने पहले इस चीज को बोला था कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में, रैपिड इक्विलिब्रियम में, हाफ ऑफ द टाइम ये एग्जिस्ट करता है, हाफ ऑफ द टाइम ये एग्जिस्ट करता है। और उसकी बेसिस पे उन्होंने बोला था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर को वी कैन इंडिकेट, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर फिर 1.5 बॉन्ड दिखाया। फिर यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी 1.5, एंड दैट इज द सिचुएशन एवरीवेयर। इसलिए उन्होंने बोला कि इस तरह का कुछ एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा जिसको बाद में बोला गया कि इसको यू कैन इंडिकेट इट बाय दिस वन आल्सो, मतलब सांप कुंडली मार के बैठा, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर प्रपोज्ड, लेकिन बाद में इस चीज को चेंज किया गया। जो मैंने पहले स्टार्ट में बोला था, इफ बोथ द स्ट्रक्चर्स आर रियल, अगर इक्विलिब्रियम में ऐसा बोलेंगे तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल स्ट्रक्चर्स। तो इफ these are the two structures which are real, you should get two type of bond lengths between carbon and carbon. But at any point of time, at any location, benzene is having just one type of CC bond length and it is in between single and double bond. इसलिए कहा गया ये दोनों actual structure नहीं है. These are two canonical structures. These are the two most stable canonical structures, and they are contributing towards the overall real structure, which is the resonance hybrid of the benzene. This is the real structure in which bond length between carbon and carbon is 1.5. Okay. So this is resonance hybrid. And if someone was bond order of CC bond, that will be
2 plus 1 by 2. Any CC in benzene will be 1.5. लेकिन कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो वो अगर पूछ भी दे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी CH बॉन्ड, इट विल ऑलवेज बी 1, है ना। नोट कर जाओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर आप एक बार लास्ट 2 स्ट्रक्चर्स बताएंगे? ये वाला, हाँ सर। देखो ना, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा बिकॉज बोथ आर इक्वली स्टेबल। ओके, ये पॉइंट हाँ समझ में आया? हाँ नाउ सर। जस्ट सी दीस टू कार्बन एटम्स, इनके बीच में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल या डबल? डबल बॉन्ड है। यही दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1, तो एवरेज क्या हो गया? 1.5। 1.5। तो एक पूरा बनाया और एक को देखो डॉट से दिखाया। हाँ सर। सेम इज द केस फॉर दीस टू कार्बन एटम्स, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, हाँ तो एवरेज सर। क्या होगा? 1.5। अगेन 1.5 का मतलब 1 पूरा और 1.5 वाला डॉट दिखाया है। वही चीज यहाँ भी दिख रही है ना, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। हाँ सर। ठीक है, तो एवरीवेयर जिस इस स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पर सेम पोजीशन पे जाओगे तो वहां सिंगल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर डबल बॉन्ड मिलेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई फॉर एनी सीसी बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। इसलिए सब जगह बॉन्ड जो है बराबर जैसे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, है ना, बिटवीन एनी 2 सीसी बॉन्ड। एंड दैट्स व्हाई बोला ये जो है दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कंजुगेशन। इस कहानी को डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी के टाइम पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट हम लोगों को सिर्फ इतना ही जानना है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीसी बॉन्ड विल बी 1.5। ओके, So, from where did you get 2 and 1? व्हिच वन? दिस वन? Bond order of CC bond वाला. दिस इज डबल बॉन्ड हाँ. एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड। Single bond. अच्छा. Okay. तो डबल का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंगल का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1। First structure benzene का है and second Both are the canonical or resonating structures of benzene which are imaginary, remember that. So the actual structure of benzene is this one, in which all the 3 pi bonds or all the 3 pi electron pairs are delocalized over all the 6 carbon. Okay, yes sir. चलो इसको नोट कर जाओ। Sir, so we have taken this quantitatively, but other concepts we have to take relative because other factors are also dominant. For what type of discussion? Over here, there is only one. There are no other factors affecting anything, right? It is just delocalization of. Factor for what? For the structure of benzene. नहीं ना, there are other factors also. Hybridization of each carbon is sp2, ये डिस्कस किया है हम लोगों ने ना। And that's why ideal bond angle is around 120 degree, है ना। Okay sir, thank you. सर वो CH का बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन कर दो ना। CH बॉन्ड ऑर्डर तो हमेशा ही देखो ना, यहाँ पर जैसे कार्बन है, यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ले लो, ये वाला लिया तो कुछ ऐसा है ना, यहाँ पर अगर मैं कार्बन ये वाला लेता हूँ तो ऐसा है। दूसरी जगह जाओ, यहाँ देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसा जाएगा। और यहाँ पर H ही है ना, यहाँ भी सिंगल है, तो CH बॉन्ड H कहीं भी इन्वॉल्व है, उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ही 1 ही रहेगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। सर, हाँ जी, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर है आपने बोला कि एक इमेजिनरी है और एक दोनों इमेजिनरी है, तो सर उसको आप ड्रॉ करके बता सकते हैं एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर टू। व्हाट कैन यू ड्रॉ बोथ द इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स? अच्छा ठीक है, मैं कार्बन और हाइड्रोजन लिखते हुए बता देता हूँ। पहला स्ट्रक्चर इज लाइक दिस वन, एवरी कार्बन इज इंडिकेटेड एज अ कॉर्नर। ओके, there are 6 carbon atoms. Here if double bond is there, here single bond, here double bond, here single bond, here double bond, here single. So every carbon is having this. So this is the first canonical structure. The second one is carbon, 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 carbon. Okay, देखिए ध्यान से समझो, every carbon is sp2 hybridized, है ना, ये चीज दिख रही है ना यहाँ पे। Each carbon has no lone pair and there are 3 sigma bonds, so every carbon is sp2 hybridized। तो एक s और 2 p इन्वॉल्व है इसके
सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में बचा हुआ एक जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है पी इलेक्ट्रॉन, वो इसके साथ अगर ओवरलैप कर रहा है तो इसके साथ भी तो कर सकता है। Is it okay? सर वो सेकेंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स वो थोड़े गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, बराबर है। हाँ ओके सर, आई डिड नॉट सी दैट सिंगल बॉन्ड। ओके ठीक है। So now if I am saying every carbon is sp2 hybridized, that means every carbon is having one unpaired electron in its pure p orbital. Is it okay? समझ में आया Yes, जो मैंने sir. बोला? हाँ हाँ That every carbon is sp2 hybridized and all the three sp2 hybrid orbitals are forming these three sigma bonds. Okay. Now the remaining one p electron is here and one p electron here, one p electron here, one here, one here and one here. Now इस केस में for this canonical structure these two are forming pi bond between these two. वैसा ही इसने इसके साथ बनाया हुआ है, इसने इसके साथ बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं कहूं एक यहाँ है और एक यहाँ है तो ये इसके साथ बना सकता है तो इसके साथ भी बना सकता है ना? हाँ ये अगर इन दोनों के बीच में बना सकता है और ये अगर इधर से बना सकता है तो ये दोनों आपस में भी तो बना सकते हैं। एंड दैट इज हैपनिंग हियर। ओके, तो अगर ये इसको इधर से पाई नहीं मिला तो वो क्या किया, उधर चला गया। ठीक है, वैसे ही इसको आपस में यहाँ बना लिया, इसको इधर से नहीं मिला तो वो क्या हुआ, यहाँ से बना लिया। ठीक है, तो उन्होंने अल्टरनेटिवली ये अगर इन दोनों के बीच था, अब अगर ये इन दोनों के साथ बनाने गया तो ये इधर बना लिया, अब अगर इसने इधर बना लिया है तो ये वाला जो है वो इधर बना लेगा। वही तो हो रहा है उधर। इज इट ओके? यस सर। सो इट इज द लैटरल ओवरलैप जिसको पाई बनाने की का प्रोसेस कहते हैं। उसमें अगर एक पी इलेक्ट्रॉन के पास दो चॉइसेज है, इधर से बनाया हुआ है तो दूसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इट कैन फॉर्म ऑन दिस साइड आल्सो, है ना। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। से ये सिर्फ बेंजीन के लिए वो मोर और लेस सिमिलर दिख रहा है, कोई और एलिमेंट होता है, कोई और कंपाउंड लाइक कोई और स्ट्रक्चर होता तो क्या एकदम ऐसे ही सिमिलर होते वो लोग? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि अभी तक जो तुमको मैंने एग्जांपल दिए हैं, पहला जो कार्बोनेट का एग्जांपल दिया है, दूसरा जो ओजोन का एग्जांपल दिया है, तीसरा जो बेंजीन का एग्जांपल दिया है, उसमें तुमको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इक्वली स्टेबल। बट इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मिक एसिड की बात की थी, उसमें जो दो स्ट्रक्चर दिए थे, दो जो है नॉट सिमिलर एंड दैट्स व्हाई दे वर हैविंग डिफरेंट स्टेबिलिटी, है ना। HCOOH याद करो, लास्ट क्लास में दिया था, है ना। लास्ट क्लास के एंड में मैंने एक फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल दिया था, HCOOH। यस सर। हैविंग हाँ डिफरेंटली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। उसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहां पर जाएंगे तो फिर हम लोगों को पूरा सीखना पड़ेगा जो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले, है ना। तो इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जाने वाले हम लोग, इसलिए मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था। बट अभी अदरवाइज यहाँ पर इस चैप्टर में जो पढ़ना है, समझ लो सब में इक्वली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले, वही केस सिर्फ पढ़ेगा। बेंजीन में ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है जो डिटेल में तुमको अगेन ऑर्गेनिक में आएगा। दे आर लेस स्टेबल देन दीज टू, दीज आर द टू मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ इन दोनों की बात की है। बाकी सबका इफेक्ट जो होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होता है, तो दैट डजंट अफेक्ट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड और CH, इसलिए मैंने उनको मेंशन भी नहीं किया। बट दिस डजंट मीन दैट बेंजीन इज हैविंग जस्ट these two canonical structures. These are the two most stable canonical structure of benzene. Okay? Sir, do we have to draw the structures? Draw कर लो, help मिलेगी। Okay? Okay. फटाफट करो। So does the bond order get affected by By what? does the bond order get affected by stability? बॉन्ड ऑर्डर अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी, है ना। किसी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट इज इजियर टू ब्रेक। डबल बॉन्ड है, दैट इज लेस इजियर टू ब्रेक, है ना। दैट विल बी मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक, Yes. है ना। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ओके, Sir, formic acid में भी नोटिस कि एक का मोर स्टेबल था और एक का लेस स्टेबल था, तो हाँ। फिर बॉन्ड ऑर्डर्स उसकी वजह से डिफरेंट आ रहे थे कि was there another बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आने की वजह से यू आर गेटिंग डिफरेंट स्टेबिलिटी। समटाइम्स इवन इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, इवन देन यू कैन हैव डिफरेंट स्टेबिलिटी। इसलिए मैंने बोला वो पूरा एक कॉलम एक पूरा सेक्शन पढ़ाया जाएगा, हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ओके,
So formic acid is an exception where the bond orders are different. बाकी किसी में different bond orders नहीं होता. नहीं, I have just given you one example. I can give you many examples, but that will be covered in the organic chemistry, है ना? Right now we are covering only those examples which are having equally stable canonical structures. Okay? ठीक है? Yes. नोट कर जाओ इसको. सर हो गया. Okay. चलो now सर नोट लिख लो और फिर हम लोग एक क्वेश्चन करके देखेंगे. That will be the end of resonance. सर हाँ. सर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी सेम है या अलग अलग है? बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मींस बॉन्ड ऑर्डर कर सकते हो. देखो एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया होगा ना. मल्टीप्लिसिटी वर्ड नॉर्मली यूज नहीं होता, कहीं यूज कर दिया तो दे आर हैविंग इंटेंशन की बॉन्ड ऑर्डर की बात. एंड अ मॉलिक्यूल डीलोकलाइज्ड होने का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है. दैट्स वन थिंग. सेकंड पॉइंट इज, पहले भी मैंने चीजें बताई थी कि इक्वली स्टेबल होगा तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, लेस स्टेबल तो लेस कंट्रीब्यूशन, मोर स्टेबल तो मोर कंट्रीब्यूशन. वो नहीं लिख रहा हूं मैं. एक दूसरा कंसेप्ट है कि मॉलिक्यूल एंड इन दोनों की स्टेबिलिटी या एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. हम लोग बोलते हैं व्हेन the energy released in the theoretical conversion of the most stable canonical structure into resonance hybrid is called resonance energy. So the energy released and Sir, the canonical structures do not exist in real life. हाँ, canonical structures are not existing in the real life, है ना. मैंने imaginary बोला है कई बार, तो इसलिए मैंने बोला the energy released in theoretical conversion. एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बट थ्योरेटिकली हम लोग दोनों की स्टेबिलिटी का डिफरेंस देख सकते हैं. एंड थ्योरेटिकल कन्वर्जन में जो एनर्जी रिलीज होगी ऑफ द मोस्ट स्टेबल, नोट इट डाउन. Sir, in the first point, do you mean lone pairs instead of atoms? क्या फिर से? Instead of atoms, do we mean lone pairs? नो नो नो, वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स. जो है ना, लोन पेयर जा सकते हैं ना. लोन पेयर देखा था ना, एक तरफ 3 थे, एक तरफ 2 थे, बाद में दूसरी तरफ 3 और पहली तरफ 2 हो गए थे ना. Yes, sir. है ना, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं. लोन पेयर may participate in the resonance in the next canonical structure also, but the atoms का position and sigma bonds का position are not going to change. Okay? Okay, sir. चलो इसको नोट कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लोगे. Note it down. Sir, position of atom will not change. No, पोजीशन कभी नहीं चेंज हुआ ना. कभी मैंने पोजीशन चेंज किया क्या एटम्स का? No, sir. ओके, डाउट्स आते जाए, बहुत ही ऑनेस्टली पूछते जाना है. पूछते जाओगे तो मैं सारे सवालों का जवाब दे दूंगा. डाउट्स छुपा लोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी. Whenever you are having doubt, feel free to ask your doubt. अनन्या, क्या डाउट है? So can you explain the second point again? सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या बोला कि रेजोनेंस हाइब्रिड में पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड. डीलोकलाइज्ड मींस गेटिंग मोर अट्रैक्शन. दैट मींस दैट रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल, है ना. Yes, sir. Okay? In any of the canonical structure, even if you are talking about the most stable canonical structure, pi electrons are not delocalized, they are localized, है ना. But in the resonance hybrid, pi electrons are delocalized. So if you are comparing the stability of the resonance hybrid with any of the canonical structure, even with the most stable canonical structure, the resonance hybrid is more stable than that most stable canonical structure. Clear? Yes, sir. Thank you. So इसका मतलब है, when you are converting the most stable canonical structure into resonance hybrid, energy will be released, है ना. Getting going from less stable to more stable will result in release in energy, na? Yes, sir. That's why we are saying that released energy will be called resonance energy. Okay? Okay, sir. इसकी बात हम लोग डिटेल में और भी करेंगे in a different chapter called thermodynamics. इसको और ज्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है. इसको यूज करेंगे, इनफैक्ट इनके एप्लीकेशन देखेंगे. सर दृश्यत रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है. रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर. रियल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द एनर्जी रिलीज्ड इन थ्योरेटिकल कन्वर्जन. एक्चुअली तुमको ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है. हाँ, तो बेंजीन की बात किसी ने की है कि उसमें चूंकि बॉन्ड लेंथ सब सेम दिख रहे हैं,
इसका मतलब हम लोग बोलते हैं द एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म इन अमंग द 6 कार्बन एटम्स एंड दैट्स व्हाई वो जो डॉट है उसके लिए सब जगह बराबर डॉट दिखाते हैं, दैट्स व्हाई वी पुट अ सर्कल देयर. We say that it is the cyclic conjugation or cyclic delocalization of the 3 electron pairs. Yes, sir. Thank you. सर प्रैक्टिकली कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहे नहीं. और हम तो फिर प्रैक्टिकली उनकी एनर्जी निकालना तो नॉट पॉसिबल है, तो फिर नहीं, थियोरेटिकली कैसे निकालेंगे एनर्जी? बेसिस पे हम लोग थ्योरेटिकल एनर्जी निकाल सकते हैं ना. तो क्या सर? बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये सब देखते हुए हम लोग उसकी थ्योरेटिकल एनर्जी तो निकाल सकते हैं ना. ओके सर. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मालूम होता है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सिंगल के लिए मालूम होता है, डबल के लिए मालूम होता है, लेकिन 1.5 के लिए मालूम नहीं होता है. इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे. जैसा मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है जहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री जिसको एनर्जेटिक्स भी कहते हैं, वहां पर इस कंसेप्ट को यूज किया जाएगा. तो एज एन एप्लीकेशन इसको आगे हम लोग डिटेल में उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है सर. हाँ जी. सर आपने वो कैनोनिकल के बाद क्या लिखा है ब्रैकेट में? कैनोनिकल और रेजोनेटिंग दोनों सेम नाम है. ओके सर. कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. किसी ने पूछा डीलोकलाइजेशन क्या है, किसी ने पूछा है व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट देम. वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट देम बिकॉज वन इज रियल वन इज इमेजिनरी, बट वी विल नीड इट इन चैप्टर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री. ठीक है, वहां पर डिटेल में डिस्कशन होगी कि ये स्टेप क्यों चाहिए अपन को, है ना. क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो रियल है उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ का डेटा अपन को स्टैंडर्ड मालूम नहीं होता. तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकली पहले मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे जाते हैं और फिर वहां से बाकी कन्वर्जेंस के लिए एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं. तो ये चीज समझ में आएगी जब हम लोग अगले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पे जाएंगे तब. ठीक है. और किसी ने पूछा डीलोकलाइजेशन क्या. डीलोकलाइजेशन का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले लोकलाइज थे, मतलब बिटवीन 2 एटम्स ओनली थे. नाउ इट इज इन बिटवीन मेनी एटम्स, दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन. लोकलाइज्ड होने का मतलब 2 के बीच में होना, डीलोकलाइज्ड होने का मतलब है बहुतों के बीच में. तो हमने अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, ये पूरा 12th क्लास के एंड में तुम ग्लूकोज वगैरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, वहां पर बाकी डिस्कशन होगा. ठीक है, तो अभी उसमें नहीं जाओ. ओके, नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्वली स्टेबल लिखे या फिर इक्विवेलेंट, ये भी लिख सकता है, दोनों वर्ड equally stable or equivalent canonical structures आगा है just take formate ion HCO minus. This is called formate ion. This carbon is the central atom. दूसरा है phosphate ion. This is the central atom. This is called phosphate ion. तीसरा है sulfate ion. सल्फर इज द सेंट्रल एटम. चौथा है नाइट्रेट आयन. ठीक है, एक पर क्लोरेट आयन ले लो ClO4 माइनस, दिस इज कॉल्ड पर क्लोरेट आयन. इसके अलावा एक ऑक्जेलेट ले लो. ठीक है, और एक सातवां Cr2O72 माइनस, दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट. पहले तो नोट कर लो क्वेश्चन को, एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट नोट इट डाउन. सर वो 6th वाले का नाम बता सकते क्या लिखा? ऑक्जेलेट आयन. ऑक्जेलेट ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो ये आयन को ऑक्जेलेट आयन. अब यहाँ तक क्या है, यहाँ तक तुम ये जो अप टू 5 है इसमें तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसा हम लोगों ने अभी तक किया है वो हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन. ये सब सेंट्रल एटम्स है, इतना कर लो. इसके बाद हम लोग इसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा कि इसको मैं फॉर्मूला से नहीं बना सकते क्योंकि देयर इज जस्ट नॉट जस्ट वन सेंट्रल एटम. तो इन दोनों को अभी छोड़ दोगे, इन दोनों को मैं बताऊंगा फिर आगे डिस्कस करेंगे. अप टू 5 तुम अभी कर सकते हो खुद से कैलकुलेशन कर. कैलकुलेट एंड कैलकुलेट स्टेरिक नंबर, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड आउट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, अरेंज देम एंड देन सी हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे डिसाइड. Sir, we have to draw the resonating hybrid also. नहीं, पूरा करने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ नंबर पूछना है ना, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन. चलो जस्ट मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट HCO माइनस,
तो यहाँ पर क्या है, दिस इज सेंट्रल एटम, एन अगर कैलकुलेट करो तो 4 उसका हो गया, 1 हाइड्रोजन का हो गया, 2 ऑक्सीजन है, 6 into 2 हो गया, और एक माइनस चार्ज के कारण -1 दे दिया है ना, +1 कर दिया। So you are getting 12 plus 2 14 plus 18. The steric number जो आएगा that will be 2 times and then 1 times है ना 3. So hybridization is sp2. इसका मतलब है कार्बन के अराउंड एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ये सब जो आने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होंगे ना। नाउ हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, एक माइनस जो है एक O के ऊपर दे दिया तो अब इस पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, बट जिस पे नहीं दिया उस पे डबल बॉन्ड रहेगा। इज इट ओके? यस सर। नाउ दिस इज वन ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जैसा मैंने बताया डबल बॉन्ड इधर आ सकता है तो यहाँ O माइनस आएगा, हो सकता है इधर O माइनस आता है, इधर डबल बॉन्ड आ जाए, है ना। सो दैट्स व्हाई देयर विल बी सेकंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज दिस वन एंड दिस वन, एंड बोथ आर इक्वली स्टेबल। सो इसका आंसर हो जाएगा 2। आंसर इज 2। नाउ इसमें अगर पूछ दे in HCO minus bond order of CH bond, क्या बोलेंगे बताओ? 1. 1 है ना, यहाँ भी 1, वहां यहाँ भी 1, एवरेज इज ऑल्सो 1। लोन पेयर शो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, इट्स योर चॉइस। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू शो कर देना चाहिए, तो यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर दिखाएंगे, यहाँ 3 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर दिखाएंगे। सो दिस इज 1 ओनली, बट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड, एनी CO बॉन्ड कितना आएगा बताओ? 1.5. 1.5. यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, so 2 + 1/2, that is 1.5। ओके, नोट कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट पे ट्राई करो ऐसे ही। So we don't have to make the resonating hybrid. नहीं, मतलब लिख सकते हो अगर जरूरत होगी, यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है ना। नोट करते जाओ, ट्राई करते जाओ, जहां भी डाउट आए पूछते जाओ। चलो सेकंड देखते हैं, ये हो गया ना सबका। सेकंड में वी हैव फॉस्फेट PO4 3-। कैलकुलेशन करके देखते हैं। N का वैल्यू फॉर फॉस्फोरस 5 प्लस 6 into 4 plus there is 3 negative charge, so my plus 3 कर दिया। Now we are getting 24 plus 5 29 plus 3 32। Steric number 4 हो जाएगा, सिंपली 8 से डिवाइड किया तो, और 4 आने का मतलब है, बट सराउंडिंग आइटम भी 4 है तो देयर इज नो लोन पेयर, है ना। पिछली बार भी ये डिस्कस नहीं किया था, बट देयर वर 3 सराउंडिंग आइटम्स एंड स्टेरिक नंबर वाज 3 इन दैट केस, सो दैट वाज नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल आइटम। यहाँ पर लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल आइटम्स पूछ दे, वो स्टेप छूट गया था, बट दैट वाज 0 इन प्रीवियस केस आल्सो। यहाँ पर 4 इज द स्टेरिक नंबर एंड नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम्स आर आल्सो 4, सो देयर इज नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल आइटम। नाउ इसका मतलब है P के अराउंड ऑक्सीजन एटम्स आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल पोजीशंस, है ना। क्लियर है पॉइंट? sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा ना। सो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, ऐसा कुछ रख दो, ठीक है। तो ना अब क्या होता है, भले ये चार्ज देखो, अगर 3 नेगेटिव आ रहे हैं तो 3 पर नेगेटिव पड़ जाएगा, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। जिनके पास नेगेटिव डाला है उन पे सिंगल बॉन्ड, जिसपे नेगेटिव नहीं डाला है उस पे डबल बॉन्ड। दिस इज वन ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब बताओ कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं? 4, क्योंकि ये पाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, दूसरे केस में, तीसरे केस में, या चौथे केस में, यहाँ देयर आर 4 केसेस, सो देयर आर 4 इक्वली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। सबको बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई हैव शोन यू वन ऑफ देम। तो यहाँ पर आया, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तो यहाँ O माइनस, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इन दोनों पे O माइनस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, जिस पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा उस पे O माइनस लिख देंगे। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे पूछा जाए, बताओ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी PO बॉन्ड 2.5 इन फॉस्फेट, व्हाई 2.5? 1.5 ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास 4 स्ट्रक्चर आने वाले हैं ना, फाइबर 4 में से कोई एक बॉन्ड चूज कर लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाकी बचे हुए तीनों में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आने वाला है ना। यस सर। है ना। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार डबल बॉन्ड लेकिन 3 बार सिंगल बॉन्ड आने वाला है
and there are 4 equally stable canonical structures, तो कितना आया बताओ? 5/4. 5/4, that is 1.25. Okay, any doubt? देख लो, नोट कर लो, डाउट है तो पूछ लो. So, but phosphorus is a third group element, so third period element, so it can expand its octet, right? And it is expanding its octet. There are 5 electron pairs around phosphorus, है ना? देखो ना, 2 यहाँ, 3, 4, 5 पेयर है ना? Yes, okay, sir. नोट कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लोगे. Sir, फटाफट करो, टाइम थोड़ा कम है. Sir, formate हाँ, ion, there are two sir, canonical structures. फिर से देव क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, रिपीट करो. Formate ion has two canonical structures. In which case? Formate ion. Formate ion में we are having 2 canonical structures, है ना? Okay, sir. sir हम लोग प्रीवियस स्ट्रक्चर में डिवाइडेड बाय 2 लेते थे और अभी 4 लिया है. पिछले वाले में कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर थे? 2. 2 थे, इसलिए 2 से डिवाइड किया. यहाँ कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं? 4. 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे ना. हाँ. लास्ट टाइम फॉर्मूला दिया था ना मैंने तो कि सल्फेट number of total bonds in all the canonical structure between 2 given atom divided by the number of canonical structures, है ना? हाँ सर. तो सल्फेट में भी 4 है क्या? सल्फेट में देखते हैं, लेट्स सी, थोड़ा ट्रिकी है. तो नाइट्रेट में 3 है क्या? नाइट्रेट के 3 आ जाएंगे. यस, यहाँ पे अगर मैं सल्फेट की बात करूं, लेट्स सी दैट सल्फेट में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 है, 6 into 4 है, प्लस 2 है, 32. अगेन 32, यही आएगा. सराउंडिंग एटम भी 4 है, तो ये सेम रहेगा. अब अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इस बार देखो 2 नेगेटिव चार्ज है ना, सो दैट मींस सल्फर के अराउंड टेट्राहेड्रल डबल बॉन्ड. सारे ऑक्सीजन रहेंगे. नो सिंगल तो सब पे रहेगा, लेकिन 2 पे माइनस चार्ज रखना है तो उनपे सिंगल ही रह जाएगा. 2 पे डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे. इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, अब ये एक केस है जिसमें इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है. ऐसे कितने केस क्रिएट हो सकते हैं? तो देखो, मैं ऑक्सीजन का नाम दे देता हूँ, ठीक है? A, B, C एंड D. नाउ कितनी चॉइसेज हो सकती है डबल बॉन्ड के लिए? किसी 2 पे डालना है तो A और B पे डाल सकते हैं ना. दैट इज दिस केस 5 bonds. 6 cases are possible. 6 cases are पॉसिबल. इसी को बोलते हैं 4C2. 4 में से किसी 2 को चूज कर लेना. 4C2, दैट इज 4 into 4 minus 1/2. ठीक है, तो दैट विल बी 6. तो यहाँ पर देखो केस क्या आ रहा है. AB पे हो सकता है, AC पे हो सकता है, AD पे हो सकता है, BC पे हो सकता है, BD पे हो सकता है और CD पे हो सकता है. These are the 6 choices you have, है ना? तो अब डबल बॉन्ड, किसी भी एक बॉन्ड को चूज कर लो, ए वाले को ले लो, तो उस पे डबल बॉन्ड देखो कितनी बार आ रहा है. 1, 2, 3 बार आ रहा है ना. आउट ऑफ 6, 3 times it is getting double bond, 3 times it is getting single bond. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए SO बॉन्ड का इन सल्फेट, तो क्या करेंगे? 3 बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 + 2 + 2. 3 बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 6, तो दैट इज 9/6 और 1.5. इज इट ओके? नोट कर जाओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो. सर आप बॉन्ड ऑर्डर और एक बार बता सकते हैं? देखो ना, किसी एक एटम को ले लो, सल्फर और O, A वाला ऑक्सीजन ले लो. उस पे पहले वाले केस में मैंने जो 6 केसेस तैयार किए हैं, ये तुमको दिखा रहे हैं कि 5 बॉन्ड्स कहाँ पे डालेंगे 6 केसेस में. सो नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस केस, यहाँ पर A इज हैविंग अ डबल बॉन्ड, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर 2. दूसरे वाले में भी A पे डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2. तीसरे वाले में भी डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2. लेकिन चौथे वाले में देखो B और C पे डबल बॉन्ड है तो A पे सिंगल बॉन्ड होगा. क्लियर है? तो इसलिए 1. पांचवे वाले केस में B और D पे डबल बॉन्ड्स है तो डेफिनेटली A पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ भी 1. और छठे वाले में C और D पे डबल है तो डेफिनेटली A पे सिंगल रहेगा तो यहाँ भी 1. एंड टोटल बॉन्ड्स काउंट कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर. इज इट ओके? ओके, थैंक यू सर. नाइट्रेट आयन पे सर 3 आएंगे ना. नाइट्रेट आयन में 3 इक्वली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएंगे. तो जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे. सर क्या आप इस एग्जाम्पल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता सकते हो?
अगेन सब पे डॉट डॉट कर दो ना, यू जस्ट बी पुटिंग इफ आई हैव टू राइट रेजोनेंस बट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है तो बॉन्डेड भी डिफरेंट। नहीं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 1.5 ना, तो इट इज इन बिटवीन 1 and 2 है ना, दैट्स व्हाई क्या करेंगे हर जगह डॉट 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 और फिर -2 चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे दे देंगे। सर इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से बताओ ना, नहीं समझा। इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जो एक मैंने ड्रॉ किया है इसमें ए और बी पे पाई बॉन्ड है, दैट मींस ए और बी पे डबल बॉन्ड है ना, क्लियर है? तो नाउ इफ आई टेक जस्ट दिस बॉन्ड कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन उसमें 2 है, ओके। Yes, sir. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड केस, उसमें मैंने ए और सी पे लिया है डबल बॉन्ड, इसका मतलब ए पे अभी भी डबल बॉन्ड है, तो वहां भी कंट्रीब्यूशन 2 रहेगा बॉन्ड ऑर्डर में। Yes, sir. नाउ तीसरे वाले में भी कंट्रीब्यूशन 2 है, ए और डी पे डबल बॉन्ड्स लिए। Yes, sir. चौथे वाले में बी और सी पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ए वाले पे सिंगल बॉन्ड है, तो 1 लिख दिया। पांचवें वाले में बी और डी पे डबल है, तो ए पे अभी भी सिंगल है, तो 1 लिख दिया। छठे वाले में सी और डी पे डबल है, तो ए पे अभी भी सिंगल है, तो 1 लिख दिया। एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दैट इज 6, ओके। Yes, sir. समझा sir. Thank you. There is another way of doing it. If you are having this type of symmetrical distribution, same surrounding atoms है जिनके बीच में ये divide कर रहे हो, just take the average of all these things. So 2 plus 2 plus 1 plus 1 divided by 4, ठीक है? That is another way. 2 2 4 5 और 6 6 by 4 यहाँ करने का, ठीक है? That will also give you the same answer. सेकंड ट्रिक समझा या नहीं? फिर से बोला, ये चारों तरफ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं 6 और कितने एटम दिख रहे हैं 5 सराउंडिंग वाला 4 4, तो 6 by 4 is giving you 1.5, है ना? ठीक है? यस मतलब अगर ये क्लियर नहीं है तो वो इससे कर सकता है ना? क्या क्या? अगर ये मेथड क्लियर नहीं है तो जो अभी आपने मेथड बताया उससे हाँ, शॉर्टकट यूज कर सकते हो जस्ट फॉर द बॉन्ड ऑर्डर। जैसे फॉस्फेट में देखो ना, मैंने कोई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर निकाल दिया, दिस वाज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अभी पूछ दे पीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा, देखिए फटाफट। टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं 6 by 4 5 और कितने सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं 4, 5 by 4 1.25, वही तो आया था ना? हाँ सर। ठीक है, तो दैट इज अनदर शॉर्टकट। सर कुड यू एक्सप्लेन कि SO2 में 9 कैसे आया, वो न्यूमरेटर 9 कैसे आया? 3 बार बता दिया भाई, सुनते नहीं हो क्या? मैंने लास्ट टाइम भी बताया ना, 2-3 बार बताया मैंने ये चीज, सुना था? हाँ मेरे को समझा नहीं सर, सॉरी। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो सिंपल बेसिक क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंडिविजुअल कैनोनिकल स्ट्रक्चर में बिटवीन गिवन 2 एटम्स जिनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, उसमें टोटल कितने बॉन्ड्स बनते हैं सारे के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिला के, ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में? 2 है ना? हाँ इसमें 2 है। डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। दूसरा वाला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें मैंने बोला पाई को ए और सी पे रखो, तो ए पे अभी भी पाई है, तो उसके बीच में अभी भी डबल बॉन्ड है। हाँ सर। तो यहाँ पर 2 लिख दिया फिर से। तीसरे वाले केस में भी ए और डी पे पाई है, इसका मतलब ए पे अभी भी डबल बॉन्ड है, तो वहां पर फिर से 2 लिख दिया है। हाँ। अब यहाँ बी और सी पे अगर पाई है तो ए पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, बी और सी पे डबल बॉन्ड होगा, है ना? हाँ। ए पे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे 1। हाँ। फिर अगले वाले में भी ए पे डबल नहीं है तो 1 लिखा, अगले वाले में भी ए पे डबल नहीं है तो 1 लिखा। हाँ। टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हैं 6 हाँ सर। डिवाइडेड बाय 6। थैंक यू सर। ये बात मैंने पिछली बार भी बोली, उसके पिछली बार भी बोली, है ना? सो जस्ट लिसन टू इट केयरफुली एंड देन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड फिर से पूछ लो। अभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला जो मैंने पिछली बार बोला। आई हैव रिपीटेड माय सेल्फ, है ना? तो क्या होता है इसमें मेरा टाइम नहीं जाता है, तेरा ही टाइम जाता है। मैं ज्यादा एग्जांपल कर सकता था, कम करूंगा, है ना? सो ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड जब मैं पहली बार बता रहा हूँ, है ना? उसके बाद उसमें कोई एक्स्ट्रा डाउट आए, देखो मैंने क्या एक्स्ट्रा बोला, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है? हाँ सर। तो क्या है, ये सब लोगों का टाइम जाता है, मेरा टाइम नहीं जाता है। मुझे क्या, मुझे पढ़ाना है, मैं 50 एग्जाम्पल दूं, मैं 25 दे दूंगा, है ना? थ्योरी तो बहुत छोटी सी होती है, एग्जाम्पल जितने करोगे उतना आइडिया पड़ेगा, है ना? तो पुट योर बेस्ट एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फर्स्ट टाइम इट्स,
Then if you don't understand, I have given you the guarantee, I'll follow it कि जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊं, बट जितनी बार पूछोगे अगर नहीं ध्यान देने के कारण पूछोगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एवरीवन एल्स टाइम। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। ClO4 माइनस में 6 पॉसिबिलिटीज है क्या? देख लेते हैं उसको भी। अभी नाइट्रेट नहीं देखा हम लोगों ने, पहले नाइट्रेट देख लेते हैं। फोर्थ वाला नाइट्रेट है, सारा कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। n का वैल्यू 5 + 6 × 3 + 1 that is 24. Steric number 3 will be 3. That means sp2 hybridized lone pair on nitrogen surrounding atom 3, steric number भी 3, so there is no lone pair, so it will be 0. So अब अरेंजमेंट करना है तो इस ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगा ना ऑक्सीजन एटम्स का, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक बॉन्ड को सबको चाहिए ही चाहिए, तो वो कर दिया है। अब एक पे माइनस चाहिए, अब बाकी बचा हुआ जो है, मान लो अगर डबल बॉन्ड में बनाने जाऊं तो एक पे बना दिया, दूसरे पे नहीं बना सकता, क्यों बताओ? Nitrogen cannot be pentavalent. Nitrogen cannot form more than 4 bonds, है ना, it cannot have more than 4 electron pairs around it, क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा होगा। क्लियर है? अब बताओ कितने एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो सर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दिखेंगे तो एक तो वो 3 बनाएगा या फिर वो 5 बनाएगा ना? 5 नहीं, 5 बनाता अगर वो एक्साइट कर पाता। वो एक्साइट क्यों नहीं कर सकता, कोई बताओगे? उसके पास डी नहीं है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना सर, बट फिर 3 चाहिए थे ना, 4 क्यों? देखो ना 2s2 2p3। अब बताओ कैसे 4 बना सकता है, ये बताओ कोई? इन तीनों से 3 बना सकता है, चौथा बनाना है तो कैसे बनाएगा? उसमें उसको दोनों इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना। हाँ, दोनों, इसलिए किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ में आया क्या? यस सर। व्हाट वी आर सेइंग, जैसा मैंने बताया था, ऑक्सीजन जनरली फॉर्म्स 2 bonds. If it is forming 3 bonds, the third one it must be a coordinate bond. क्लियर है? वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन जनरली फॉर्म्स 3 bonds, जब वो इसको यूज नहीं कर रहा होता, it generally forms 3 bonds, but if it is forming 4 bonds, one of them must be coordinate. ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला ये कोऑर्डिनेट है। सर फिर ये NO3 के स्ट्रक्चर में एक O के साथ कोऑर्डिनेट है, एक O के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो फिर जिसके साथ हाँ एक डबल है, एक सिंगल, 2 सिंगल है, दोनों में से एक कोऑर्डिनेट रहेगा, एक नॉर्मल होगा। फिर सर जो वाला सिंगल बॉन्ड रहेगा उस पे तो फिर मतलब लोन पेयर्स ऑड नंबर में आएगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया और 6 में से एक गया तो फिर 5 ही होंगे ना। अरे नहीं, गड़बड़ कर दिया तुमने। इस बॉन्ड को अगर मैं कोऑर्डिनेट मानूं तो ऑक्सीजन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया ना इसमें, ठीक है? अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट मानूं तो ऑक्सीजन ने कोई भी नहीं दिया, दोनों नाइट्रोजन की तरफ से आए थे इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है? यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 नहीं 7 थे, क्योंकि नाइट्रेट आयन है, एक एक्स्ट्रा चार्ज भी है ना। बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन वाज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक उसने पेयरिंग में दिया और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी रखे हुए हैं। क्लियर? हाँ सर, यस सर, गॉट इट। चलो, तो नाउ अब इसके अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं? पाई यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे, 3 जगह पॉसिबल है ना, तो देयर कैन बी 3 इक्वली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। किसी ने पूछ दिया बॉन्ड ऑर्डर 4/3 NO बॉन्ड, एक तो शॉर्टकट अपने पास है कि 2 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, दैट इज शॉर्टकट। और अदरवाइज अभी लेंगे भी तो यहाँ डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट वाले में यहाँ सिंगल, नेक्स्ट वाले में सिंगल होगा, तो 2 + 1 + 1/3 दैट इज गिविंग यू 4/3 और 1.33 अप्रॉक्सीमेटली। नोट कर जाओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर, हाँ, कैन यू वंस एक्सप्लेन द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है? कोई भी कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड आफ्टर द फॉर्मेशन, है ना। फॉर्मल चार्ज अगर देखोगे, अगर मैं ये प्लस माइनस हटा देता हूँ, अपने आप देखो फॉर्मल चार्ज निकल के आएगा। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का अगर चेक करो तो नाइट्रोजन के पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनबॉन्डेड स्टेट में, है ना। यस। नाउ वी काउंट इट 1 2 3 4। सो फॉर्मल चार्ज अगर देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन पे, तो दैट विल बी 5 - 4 दैट इज +1, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा था। हाँ सर।
नाउ इफ यू सी द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास अनबॉन्डेड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज -1। तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा था, और यहाँ पे भी चेक करोगे सेम स्टेट है, तो फॉर्मल चार्ज विल बी 6 माइनस 7 दैट इज -1, इसलिए यहाँ पे भी माइनस लिखा था। यहाँ पे देयर आर 2 लोन पेयर्स। हाँ जी बोलो। उधर दोनों नाइट्रोजन के ही है ना, बट इन द ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन विल बी ऑफ नाइट्रोजन अगर ओनली। इस बॉन्ड को मानो तो यस। सर सो फॉर्मल चार्ज कैसे होगा? इट विल हैव 6 माइनस 6 ओनली ना? नहीं ना, अभी इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 तो लोन पेयर है, यस और एक बॉन्ड पेयर भी तो है ना। बॉन्ड पेयर का ऑक्सीजन इज काउंटेड इन द फॉर्मल चार्ज, इन द कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, ठीक है। यस सर। सर यहाँ पे नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने बना रहा है, एक या दो? व्हेन अ रियल चार्ज इज देयर और व्हेन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो देयर, है ना। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहा है? मतलब नीचे वाले एक ही बनाएगा। दोनों ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं या फिर एक? नहीं, एक ही बनाएगा। देयर इज जस्ट वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आउट ऑफ द 2। सर बट वो जो उसका लोन पेयर है 2s2 वाला, वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स वो एक नीचे वाले लेफ्ट ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा, एक नीचे वाले राइट के साथ शेयर कर रहा ना? नहीं ना, एक के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक में एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उसमें ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। या नाइट्रेट आयन का एक एक्स्ट्रा जो आयन है उसका एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है शेयरिंग। नाइट्रोजन इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बहुत सिंपल देखते हैं। नाइट्रोजन इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इज इट ओके? यस। नाउ दैट दोस 5 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग 1 here, 1 here, 2 here and 1 here, okay? Now the question is, if Yes, 2 electrons are going there, so oxygen is also giving 2 electrons, so it is having 2 lone pairs. In this case, if 2 electrons are coming from nitrogen, so all the 3 lone pairs are present over the oxygen. Now this oxygen was having 1 extra electron because of this nitrate का -1 charge, है ना? So that 1 electron is going in the sharing, remaining 6 electrons are still there in the form of lone pair, okay? ओके सर, थैंक यू। चलो एक फटाफट करते हैं फिर एंड करेंगे। सर मतलब यहाँ पे हमने जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है उस पे एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट? किसी एक पे, दोनों में से किसी एक पे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और दूसरे पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। यस सर, थैंक यू सो मच। चलो एक फटाफट करते हैं, इसको एंड करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिफ्थ वाला देखो, सारे कैलकुलेशन मैंने समझाए हुए हैं। सो n का वैल्यू 7 + 6 × 4 + 1, देखो ये 32 आ गया ना। Steric number will be 4. Number of surrounding atom is also 4. So lone pair on Cl will be 4 - 4, that is 0. तो इसका मतलब है Cl पे 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल पोजीशंस में होंगे, सब पे एक एक तो देना ही है, लेकिन देयर इज जस्ट वन नेगेटिव चार्ज। किसी एक पे माइनस अगर दे दिया है तो बाकी सब पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं। इज इट ओके? एंड Cl is of third period element, तो it can expand its octet, है ना। That's why सब पे डबल बॉन्ड चलेगा। तो that is just one canonical structure. डबल बॉन्ड वाले के पास 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड वाले के पास 3 लोन। Okay? Now this is one canonical structure. Now this single bond can be here, it can be here, it can be here, it can be here, है ना। That's why you are having total 4 equally stable canonical structures. Bond order अगर पूछ दे तो 7/4। yes, तो या तो इसी से कर लिया या फिर एवरेज ऐसे भी निकालेंगे तो NClO4 minus will be 1 + 2 + 2 + 2 by 4, that is 7/4, or we can write 1.75. सर हाँ जी, सर जैसे ClO4 में -1 चार्ज है, तो हम लोगों ने एक ही पे -1 लिया, बाकी 3 पे डबल बॉन्ड लिया। तो सर NO3 में क्यों, मतलब 2 माइनस नाइट्रोजन वो सेकंड पीरियड एलिमेंट, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, है ना। वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, है ना। हाँ सर। So that was the tragedy with nitrogen. That tragedy is not present with chlorine. Chlorine was having 7 electrons. उसने सातों जगह बॉन्ड बना दिए। सर प्लीज एक बार चार्ज का स्ट्रक्चर में बताएंगे NO3 के। देखो ना, नाइट्रोजन वाले में NO3 माइनस पे, हाँ सर, NO3 माइनस पे नाइट्रोजन वाज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यस सर। तो नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन्स
is forming just 4 bonds, 5 नहीं बना सकता क्योंकि वो ये नहीं कर सकता, एक्साइट नहीं कर सकता इसके इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है वो पॉइंट? हाँ, यस सर। So that's why it is having 3 unpaired electron and an electron pair. तो हाँ, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो 3 सिंपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो आ रहा है उससे वो कोऑर्डिनेट बनाएगा ना। हाँ, यस सर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज फॉर्मिंग 3 सिंपल बॉन्ड्स एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस। ठीक है हाँ सर। सर इक्वली स्ट्रक्चर्स एक बार कैसे है बताओ ना। कौन सा, ये वाला? कनेक्टेड नहीं ये वाला सर, क्या? इक्वली स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ इक्वल स्ट्रक्चर्स कैसे है? इसमें देखो ना, जैसे पिछली बार हम लोगों ने सल्फेट नहीं, फॉस्फेट में देखा था एक पे डबल और बाकी 3 पे सिंगल थे ना। हाँ सर। तो वहां क्या बोला था, डबल इस पे हो सकता है, इस पे या इस पे। यहाँ पर सिंगल को देखना ज्यादा इजी है कि सिंगल इस पे हो सकता है, 3 पे डबल, तो सिंगल इस पे होने की बजाय इस पे भी हो सकता है, बाकी 3 पे डबल। सिंगल इस पे भी हो सकता है और सिंगल इस पे भी हो सकता है। यू आर हैविंग 4 चॉइसेस ना। एक बार नेमिंग से बता सकते हो? यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। तो सिंगल बॉन्ड ऑन, व्हाट टाइप ऑफ चॉइसेस आर देयर? आइदर ए और बी और सी और डी। ठीक है, यस सर। बस यही 4 चॉइसेस है। चलो ठीक है, काफी टाइम हो गया, वी आर फिनिशिंग दिस लेक्चर टुडे। ये दोनों चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, मैं यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देन वी विल अगेन स्टार्ट दैट प्रीवियस डिस्कशन ऑफ द मॉलिक्यूल जो हम लोग कर रहे थे। उसमें याद करो sp कर रहा था, sp2 का एक केस किया था, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। वहीं से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। बट नाउ वी हैव अनदर टूल कॉल्ड रेजोनेंस, उसकी भी पॉसिबिलिटी हम लोग आगे देखते चलेंगे। ठीक है, चलो एंड करते हैं अभी यहीं पे। सर ClO4 को डबल बॉन्ड से देखे तो? थैंक यू क्या फिर से? थैंक यू सर। ClO4 को डबल बॉन्ड्स के केस में देखे तो? डबल बॉन्ड देखो ना, यहाँ सिंगल ए पे लिखा है तो BCD लिखो, ऐसा लिखो। डबल अगर देखना है तो डबल की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? BCD या ACD या ABD या ABC। These are the 4 possibilities। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना। हाँ सर। ठीक है, किसी को 4C1 बोलते हैं या 4C3, दोनों बराबर होता है, दैट इज 4। Sir, oxalate or dichromate we can't do with this method. नहीं, क्योंकि अपने पास वो कंडीशन था ना, याद करो फॉर्मूला यूज करने का कंडीशन था, दैट शुड बी जस्ट वन सेंट्रल एटम एंड ऑल द अदर एटम्स शुड बी डायरेक्टली बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम ओनली, है ना। Yes, sir. So that's why we cannot use this mathematical formula over these 2 examples. Okay, so लेकिन मैं तुमको स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में बता के then we'll continue. So we are ending this lecture. Okay, चलो, bye everyone.